अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं महानूर मिराज। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हैं। कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक जोशीला खिताब किया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने 3 बड़ों को निशाना बनाया और उसमें कहा कि मौलाना फजल रहमान, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ को शदीद तनकीद के तौर पर उन्होंने निशाना बनाते हुए कहा कि अगर इन 3 सोल्जर ने मुल्क बचाना है तो अवामी राय ये है कि वो जो अवाम जो है वो इनके साथ डूबना पसंद करेगी, यानी इमरान खान के साथ डूब जाना पसंद करेगी। उन्होंने ये कहा कि मैं चैलेंज करता हूं कि इन 3-3.5 सालों में जितना काम उनकी हुकूमत ने किया है और जितना भी पाकिस्तान की तारीख में काम किया जा चुका है इमरान खान की हुकूमत ने, इतना काम आज तक के दौरे हुकूमत ने किसी ने नहीं किया। वो हर चीज़ में सबसे आगे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं, बेशक उनसे इस मामले पर डिबेट भी कर ली जाए। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो अवामी राय का इजहार किया है कि इन तीनों ने यानी अपोजिशन के अगर मुल्क बचाना है तो हुकूमत के साथ अवाम जो है वो डूब जाना पसंद करेगी, क्योंकि इमरान खान बहुत बेहतर हैं मुल्क चलाने के लिए और वह तमाम अब तक के जितने सियासतदान आ चुके हैं उन तमाम सियासतदानों से बेहतरीन तरीके से मुल्क चलाने के लिए हम साबित हुए हैं। क्या वज़ीर आज़म का यह बयान दुरुस्त है? इस पर बात करने के लिए स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मियां मुनीर अहमद साहब। सर, आपके कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। कल वज़ीर आज़म का खिताब आपने सुना होगा। वज़ीर आज़म के खिताब में बहुत जोशीलापन था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साफ कहा कि वो तमाम सियासतदानों से बेहतर हैं और अवामी राय का इजहार उन्होंने कर दिया कि अवाम चाहती है कि अगर उन्होंने इन तीनों सोल्जर्स ने मुल्क को बचाना है तो वो इमरान खान के साथ डूबना पसंद करेंगे। ये वज़ीर आज़म इमरान खान के जो खिताब में जोशीलापन नजर आया, कैसे देखते हैं आप इसको? बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो प्राइम मिनिस्टर का खिताब हो या सदर पाकिस्तान का खिताब हो, उसमें कुछ चीज़ें बुनियादी फ़र्क होता है। जब सदर खिताब करते हैं तो देखते हैं कि मुल्क का आइन क्या कहता है, मुल्क की एहसास क्या कहती है और मुल्क का जो जमहूरी कल्चर है वो क्या है, उसकी एक तस्वीर होती है सदर पाकिस्तान का खिताब। और जब प्राइम मिनिस्टर का खिताब होता है तो उसके भी कई रंग होते हैं। ये जो खिताब था ये उन्होंने ओवरसीज़ कन्वेंशन में किया और यकीनन यहाँ उन्होंने अपनी हुकूमत की कारकर्दगी भी बतानी थी, 3.5 साल की सारी गवर्नेंस बतानी थी। ऐसे ही है। और फिर दुनिया को भी यहाँ मदऊ करना था, दुनिया को इनवाइट करना था कि पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत मौजूद है जहाँ आप आएँ और सरमायाकारी करें ताकि आपका भी फ़ायदा हो और इस मुल्क का भी फ़ायदा हो। लेकिन उन्होंने सारी की सारी गुफ्तगू पाकिस्तान का जो अमूमी सियासी हालात थे उस पर रखी और उन्होंने जो बैरून मुल्क पाकिस्तान रहने वाले लोग हैं वो सामने तो बैठे हुए थे, उनके कुछ नुमाइंदे, मतलब उनकी चीदा नुमाइंदे वहाँ बैठे हुए थे, लेकिन जो आलमी बरादरी है जिसको हमने बताना था कि पाकिस्तान इस खित्ते में किस तरह के हालात से गुजर रहा है और पाकिस्तान की जो हुकूमत है वह बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए और दूसरे मुल्कों के लिए किस तरह के मौके देना चाहती है ताकि वो यहाँ आएँ, सरमायाकारी करें, हमारे साथ सफारत तल्लुकात बेहतर करें और उसको आगे प्रमोट करें। इस तरह की गुफ्तगू उनकी कल की स्पीच में हमें नज़र नहीं आई। उनकी सारी स्पीच वो थी जैसे वो कोई इंतखाबी कैंपेन चला रहे हों और कोई लोकल इश्यूज़ उनके सामने हो। सिर्फ उनकी सारी गुफ्तगू आजकल जो हालात बने हुए मुल्क में अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से सारी गुफ्तगू वो सामने रख कर की गई गुफ्तगू थी। मेरा ख्याल है कि उन्हें थोड़ा सा अपने आप को जो पाकिस्तान का आइन है उसको भी सामने रखना चाहिए था, जो पाकिस्तान की सियासी ज़रूरतें हैं वो भी सामने रखते, जो पाकिस्तान की सफारती ज़रूरतें हैं उनको भी सामने रखते और जो चीज़ें इन्वेस्टमेंट करने वाली हैं, पाकिस्तान को किसी को इनवाइट करने वाली है, जो पाकिस्तानी वहाँ से आए हुए थे आपकी गुफ्तगू सुनने के लिए, देखना ये चाहिए था कि उन्होंने ये बताते कि 3.5 साल में कितना सरमाया पाकिस्तान में आ चुका है और उसके कितने फ़ायदे पाकिस्तान को मिले हैं और कितना फ़ायदा उन लोगों को मिला है जिन्होंने यहाँ सरमायाकारी की है। सही। और आप जो लोग वहाँ पाकिस्तान के नुमाइंदे के तौर पर बैठे हुए हो, चाहे यूरोप में हो, गल्फ़ में हो, अफ्रीका में हो, जहाँ भी हो, तो जो भी आप पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता है, पाकिस्तान के अंदर आईटी का शोबा है, एजुकेशन का शोबा है, हेल्थ का शोबा है और कई बेशुमार शोबे हैं, उनको बताया जाता कि हमने इस हुकूमत ने आपके लिए ये मौके पैदा किए हैं, आइए इसमें सरमायाकारी कीजिए, इसमें हुकूमत का हाथ बटाइए और इस मुल्क की खिदमत कीजिए, अवाम की भलाई के लिए कुछ काम कीजिए, उसके साथ उसके एवज़ आप अपने लिए भी एक भलाई का रास्ता इख्तियार करें। इस तरह की कोई चीज़ उनके कल खिताब में, ठीक है जोशीलापन आपको नज़र आ रहा है, लेकिन जोशीलापन ये मोची दरवाज़ा नहीं था। कल का जो कन्वेंशन था
ये मोर्ची गेट नहीं था, ये एक बहुत पढ़े लिखे लोग थे जो मुल्क के लिए वहाँ गए हुए हैं और वो वहाँ सरमायाकारी किए बैठे हैं, पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, पाकिस्तान वापस आना चाहते होंगे, पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते होंगे। देखिए कल उन्होंने ये 2 साल हो गए उन्होंने एक एमनेस्टी स्कीम दी हुई है ये रियल एस्टेट के इश्यूज़ के शोबे में। कल उनकी स्पीच में कोई ऐसी बात ही नहीं थी कि मैंने ये रियल एस्टेट के अंदर आपको एक इन्वेस्ट्री दी हुई है, इसका ये फ़ायदा हो चुका है, इसका ये नुकसान हुआ है, हमें इस नुकसान से बचना है, इस मज़ीद फ़ायदे की तरफ जाना है। मतलब वो जो लोग बाहर से आए हुए थे ज़ाहिर है कोई डॉक्टर्स थे, कोई इंजीनियर्स थे, कोई प्रोफेसर थे, कोई वहाँ बिजनेसमैन होंगे, तो एक जहन लेकर आए थे कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने हम जाएंगे तो हमें एक ऐसा मंजर पेश हमारे सामने आएगा जिससे हम अपना कोई एक नया फैसला लेंगे कि हमने इस शोबे में सरमायाकारी करनी है। और वो ठीक है, उन्होंने एक बात की है जोशीलापन में, वो 3 जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्हीं को फोकस किया उन्होंने। तो मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि अब कहना तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि जी क्या उनका रिज़ल्ट होगा और क्या वो जो आए थे सुनने के लिए क्या लेकर गए होंगे सोच, लेकिन मेरी एक ओपिनियन है और मेरी ओपिनियन ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इस तरह के फोरम पर जो जब गुफ्तगू करनी होती थी या की है तो उसे उन्हें थोड़ा सा ये अंदाज़ा होना चाहिए था कि मैं इन लोगों के सामने अपने तो वो जो सारे के सारे मंसूबे हैं जो इस हुकूमत ने पेश किए हैं, जो उन लोगों को जो फ़ॉरेन में बैठे हुए हैं, वो सारी तफसीलात रखते हैं उनके सामने। सही, ठीक है। मंसूबे सर, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो खिताब सबने सुना बहुत जोशीलापन नज़र आया, जानना चाहूँगी इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या थी? मतलब एक जाने मुल्क में लॉन्ग मार्च की तैयारी की जा रही है PDM की जानिब से, दूसरी जाने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इतना कॉन्फिडेंस नज़र आया, क्या समझते हैं इसके पीछे रीज़न क्या था? मैं इनकी बात तो नहीं करता, मैं एक पुरानी बात कर देता हूँ आपके सामने। मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली प्राइम मिनिस्टर थे, 2 बजे वो कह रहे थे कि मुझसे किसी ने इस्तीफ़ा नहीं दिया और ना मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ, ना मैं इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ। 2:30 बजे इस्तीफ़ा दे गए थे। ठीक है, गॉट योर पॉइंट। सही सही, ठीक है सर, हम इस पर बात दोबारा भी करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल चैलेंज किया है कि इन 3.5 साल में जितना काम उनकी हुकूमत ने किया है, जितना काम उन्होंने करवाया इस मुल्क की बेहतरी के लिए, आज तक की जितनी साबिका हुकूमतें रही हैं, कभी उनके दौर में इतना काम और इतनी मुल्क की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किए गए। उन्होंने ये चैलेंज किया है कि बेशक इस मामले पर उनसे डिबेट भी कर ली जाए, जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से कहा जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोई भी इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम नहीं किए। इस मुल्क की जो मईशत है वो गिरती चली जा रही है और इस मुल्क में महंगाई में जितना इजाफा हो चुका है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। अब हुकूमत और अपोजिशन जल्द से जुलूस कर रही है। इन जल्द से जुलूसों में मुल्क में कितना इंतशार फैल रहा है, जानेंगे मुनीर अहमद से। जी मुनीर साहब, बताइएगा। देखिए, इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, ये जल्द से जुलूस की जो कॉल दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से भी, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एक आइनी ऑप्शन लिया है अपोजिशन ने कि उनके ख्याल में ये हुकूमत कुछ इश्यूज़ पर अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे सकी और आवाम का जो इत्मीनान है उसे हासिल नहीं रहा। ये अपोजिशन की नज़र की बात कर रहा हूँ। इसलिए हम चाहते हैं कि एक ऐसा ऑप्शन लिया जाए ताकि ये हुकूमत तब्दील हो और एक ऐसी गवर्नमेंट है जो आवाम के मसाइल को हल करे और मुल्क को भी आगे लेके चले। इसके लिए उन्होंने अदम एतमाद की एक तहरीक दी है और उसका ईवान में वोटिंग होनी है। अब ये तो एक आइनी मामला है और ये एक जमहूरी प्रोसेस भी है, इसमें किसी को कोई इतराज़ वाली बात भी नहीं होनी चाहिए। अब गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि उसने ये साबित करना है कि ईवान जो कि 340 लोगों पर मुश्तमिल है, जिसमें एक का इंतकाल हो चुका, एक स्पीकर है, वो तो अपना वोट कास्ट नहीं करेंगे, तो 340 में से जो 172 नंबर्स हैं अगर अपोजिशन के पास आ जाते हैं तो अपोजिशन अपने मौक़िफ़ में सच साबित हो जाएगी। अगर वो गवर्नमेंट के पास आ जाते हैं तो अपोजिशन का मौक़िफ़ जो है वो मतलब सच साबित नहीं होगा। इतनी सी एक सिंपल इतनी सी बात है। ये कौमी असम्बली के ईवान के अंदर की बातें हैं, वहाँ तय होनी है। अब जलसे की उन्होंने कॉल दे दी गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने कहा जी हम 10 लाख यहाँ
लोग लेकर आएंगे। मेरा एक छोटा सिंपल सा सवाल है, 12 लोग भी आ रहे हैं, अंदर 172 पूरे ना हुए तो फिर क्या होगा? सही। फैसला तो ईमान के अंदर होना है ना, जहां आपने 172 नंबर्स पूरे करने हैं। और अगर अपोजिशन 20 लाख का मजमा लेके आ जाए पूरे मुल्क से, उससे 8 लाख ज़्यादा आ जाए हुकूमत से, अंदर उसके पास 172 ना हो तो फिर क्या होगा? उस 20 लाख का क्या करेंगे? कोई फ़ायदा नहीं। कोई फ़ायदा नहीं। मतलब उनको जो खेलने का मैदान है वो कौमी असम्बली का ईवान है, उसके लिए उन्हें कोशिश करनी चाहिए। अब कोशिश कैसी हो रही है, उसमें जो कानूनी और आइनी पहलू, उसमें हम बात कर लेते हैं। कानून और आइन ये कहता है कि जो रुकन कौमी असम्बली में आया है एक ख़ास पार्टी के टिकट पर, ठीक है, वो 3 पहलू पर, 3 मौके पर अपनी पार्टी की पॉलिसी को वायलेट नहीं कर सकता। नंबर 1, जब प्राइम मिनिस्टर का वोट हो रहा हो, जब बजट के लिए वोट हो रहा हो, जब अदम एतमाद का वोट हो रहा हो। ये 3 पहलू ऐसे हैं जिस पर वो अपनी पार्टी की लाइन को, जो पार्टी की लाइन उसको दी हुई होगी, उससे वो इनहराफ नहीं कर सकेगा। अगर इनहराफ करेगा तो वो पार्टी का जो लीडर है वो कौमी असम्बली के उस रुकन के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन को थ्रू स्पीकर रेफरेंस भेज देगा। उसका आगे फिर प्रोसेस है कि क्या आगे चलना है। अब हुकूमत के पास जो लोग पीटीआई के हैं, जो पीटीआई की टिकट पर कौमी असम्बली में पहुँचे हैं, उनकी ये इखलाकी ज़िम्मेदारी है और पॉलिटिकल ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी पार्टी की लीडरशिप को, उसकी पॉलिसी को ओन करें और उसको और उसको वोट भी। वज़ीर आज़म इमरान खान थोड़ी सी एक बात और, ये जो अलाइज पार्टीज़ हैं, अलाइज पार्टी पर पाबंदी नहीं है कि वो पीटीआई की पॉलिसी को टो करें या ना करें। अब अलाइज पार्टी में बाप है, मुस्लिम लीग कौफ है और अख्तर मेंगल हैं, एएनपी भी है और चीज़ें इस तरह की हैं। वो जो तमाम लोग हैं वो अपनी पार्टी लीडरशिप की पॉलिसी को टो करेंगे। वो पॉलिसी जो उनकी पार्टी की तरफ दी जाएगी अदम एतमाद की तहरीक के लिए, वो उसको फॉलो करेंगे। सिर्फ पीटीआई के लोगों को ये पाबंदी, वो थोड़ा सा वो इसलिए कह रहे हैं कि चूँकि हमारे अलाइज़ हैं, हुकूमत में शामिल हैं और हुकूमत के फ़ैसलों में शामिल रहे हैं, इसलिए उनको भी इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ देना चाहिए। हुकूमत ये कहना चाह रही है, लेकिन ये अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको लेके चलते हैं नहीं चलते। ठीक है। तो सर, वज़ीर आज़म इमरान खान तहरीक अदम एतमाद का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं जबकि हुकूमत अभी भी इंतज़ार कर रही है? और दूसरी जानिब तहरीक अदम एतमाद के लिए हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं आपको? ऑप्शन कोई भी नहीं है, उनको ईवान में आना है और अपना साबित करना है कि 172 इनके पास हैं, या उनको साबित करना है अपोजिशन को कि 172 उनके पास हैं। तो सर, आप देख रहे हैं कि जो अवाम का झुकाव किसकी तरफ देख रहे हैं, हुकूमत या अपोजिशन की तरफ? अवाम का झुकाव, मैंने गुजारिश की ना, अब तो झुकाव होना है 340 लोगों में से, कि वो उसमें से 172 हुकूमत की तरफ हैं या 172 अपोजिशन की तरफ। मैं कहता हूँ कि 20 लाख 30 लाख लोग भी आ रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप अपोजिशन 50 लोग लेके आ जाती है, 50 लाख लेके आ जाती है, अंदर उसके पास पूरे नहीं नंबर्स, तो जस्ट महज बातें, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अंदर ऐवान के लोगों का पूरा होना बहुत जरूरी है, खेल अंदर होना। तो सर, एक और चीज जानना चाहूंगी कि डी चौक पर अदम एतमाद के दिन जलसा, आप क्या समझते हैं कि गैर आइनी और गैर कानूनी है? नहीं, जलसा ना गैर कानूनी होता है ना गैर आइनी होता है। ये हर पार्टी का, जिसको भी आइन के आर्टिकल 17 ने बतौर पार्टी हक दिया हुआ है और इलेक्शन कमीशन ने उसको रजिस्टर्ड किया हुआ है, वो लोगों को ला सकती है, मतलब वो लोगों को इकट्ठा कर सकती है। मतलब हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, रजिस्टर्ड पार्टी, कोई अपने अवाम को अपने प्रोग्राम के बारे में आगाही देना चाहे तो हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो उसको सिक्योरिटी भी देती है और उसको जगह भी देती है और उसको फैसिलिटेट भी करती है। सही। तो सर, अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम होती है या फिर होती नज़र आती है, तो आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन के पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा? अपोजिशन क्या करेगी? पहली बात हमें देखनी चाहिए कि चूँकि कुछ चीज़ें ईवान के अंदर भी हो रही हैं, कुछ चीज़ें ईवान के बाहर भी हो रही हैं। मतलब ईवान के बाहर क्या हो रहा है, मतलब अलाइज़, जो हुकूमत के अलाइज़ हैं, वो अपनी आहिस्ता आहिस्ता लाइन जो है वो अपनी इख्तियार करते जा रहे हैं कि उन्होंने क्या फ़ैसला करना है। ये हम एक तज़िया कर रहे हैं ना, हम कोई हतमी बात तो नहीं कर रहे, एक तज़िया कर रहे हैं, जो सूरत हाल है उसको हम देख, हम अपनी बात कर रहे हैं।
जिस तरह की गुफ्तगू वो अलाइज पार्टी की तरफ से आ रही है, अंदाज़ा ये है कि अगर ये गुफ्तगू अपनी कायम रखते हैं, जिस तरह की उनकी सोच बन रही है, तो फिर शायद हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा और अपोजिशन के लिए आसानी की तरफ चीज़ें जा रही हैं। लेकिन अभी बड़ा वक्त है। अभी पहले तो कौमी असम्बली का सेशन कॉल होना है, उसके बाद सबसे पहले ये होना है कि जिन लोगों ने साइन किए हुए हैं अदम एतमाद की तहरीक पर, उन लोगों की गिनती पूरी होनी है। 68 लोग हैं वो, ठीक है, 20% वो होंगे, देन फिर आगे जाके चीज़ें चलना शुरू होंगी। फिर वो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो या उनके नुमाइंदे अवाइन में उसका जवाब देंगे, तहरीक एतमाद जो एलिगेशंस लगे हुए हैं ना, वो उसका जवाब देंगे एक एक करके कि आपका ये भी गलत है, आपका ये भी गलत है, आपका ये भी गलत है, हमारी ये कारकर्दगी है, हमारा इस शोबे में ये तरक्की है, ये खुशहाली है। उसके बाद फिर डिवीज़न होगी। स्पीकर कहेगा कि अच्छा मैंने इनका मौक़िफ़ भी सुन लिया, मैंने इनका मौक़िफ़ भी सुन लिया, अब आते हैं रायशुमारी की तरफ। वो कहेंगे कि अच्छा जो अदम एतमाद की तहरीक के हक़ में वोट देना चाहते हैं वो इस बॉक्स में चले जाएँ, जो इसके ख़िलाफ़ वोट देना चाहते हैं वो इस बॉक्स में चले जाएँ, और फिर ईमान की डिवीज़न हो जाएगी अरकान की। वो फिर बाद में देखेंगे कि किसकी तरफ ज़्यादा 172 में इसलिए कह रहा हूँ कि हुकूमत बनाने के लिए ये कम अज़ कम फिगर्स इतने चाहिए, इतने दरकार हैं। ठीक है सर, एक सवाल और जानना चाहूँगी, पीडीएम 23 मार्च को ही लॉन्ग मार्च क्यों करना चाहती है? ये पिछले साल से इन्होंने डेट तय की हुई है, अगर आपको इस तरह से याद हो। जी, इन्होंने कब से डिसाइड किया, लेकिन ऐसे इसके पीछे रीज़न क्या समझते हैं? वो आहिस्ता चीज़ों वो भी माहौल देख कर इंसान बात करता है, तो सियासतदान जो है वो माहौल देख कर बात किया करता है। वो आहिस्ता आहिस्ता पहले माहौल बना रहे थे। सियासतदान की आप खूबी समझ लें, उसकी आदत समझ लें, या उसका एक स्ट्रेटजी समझ लें, या हिकमत अमली समझ लें, वो पहले माहौल देखता है, फिर अपनी बात करता है, फिर उसका रिस्पॉन्स देखता है अवाम की तरफ से कितना रिस्पांस है। अगर उसको रिस्पांस अच्छा आ जाए फिर वो आगे बढ़ता है, अगर रिस्पांस उसको नहीं मिलता वो थोड़ा सा अपनी फिर हिकमत में फिर चेंज करके आ जाता है। तो ऑपोजिशन ये सोच समझ के फैसला किया है कि 23 मार्च को ही लॉन्ग मार्च करना चाहिए। ठीक है मुनीर साहब, इस पर मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। मुनीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर साहब, जानना चाहूँगी तहरीक अदम एतमाद के तनाजुर में हुकूमती इक़दामात जो हैं उन पर क्या एतराज़ात है, क्या समझते हैं आप? देखें, अदम एतमाद की जब तहरीक आई है तो उन्होंने यही कहा है कि ये हुकूमत फ़ॉरेन पॉलिसी पर परफॉर्म नहीं कर सकी और अंदरूनी जो मुल्क सलामती है उसको सही तरह मीट नहीं कर सकी, और महंगाई का इन्होंने इशू दिया है। इन तीनों में से महंगाई तो हर हुकूमत में रही है और हर अपोजिशन का ये इशू रहा है। और कुछ अर्सा पहले लोड शेडिंग थी, वो ख़त्म हो गई। अब महंगाई बेसिकली इंतज़ामी प्रॉब्लम है। महंगाई जो है ये, इसमें ज़रिए हुकूमत भी इन्वॉल्व है, इसमें सूबाई हुकूमत का भी रोल एक आता है। लेकिन इसने कहा कि फॉरेन पॉलिसी पर हुकूमत जो है वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे सकी। अपोजिशन को बाकायदा चाहिए बताना, पूरी तरह बात बतानी चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी पर ये रोल होना चाहिए था और ये रोल ये प्ले नहीं कर पाई। एग्जैक्टली एक चीज़ यही अपोजिशन हुकूमत में नहीं है लेकिन असम्बली के अंदर मौजूद है। असम्बली के अंदर बैठा हुआ चाहे रुकन सरकारी बेंच पे हो या अपोजिशन बेंच पे हो, वो हुकूमती सफ़र होता है। ऐसा ही है, ठीक है। इसलिए इनकी मुश्तरका ज़िम्मेदारी होती है। भाई 3.5 साल जिस महाज पर हुकूमत नाकाम आपको नज़र आई है, आप ये फरमाएं कि जी आपने इस इश्यूज़ पर कौमी असम्बली के अंदर बैठकर कितनी बार सिर्फ पॉइंट ऑफ ऑर्डर कितना रेज़ किया, तहरीक अल्तवा कितनी पेश की है, कितनी बार आपने डिमांड पेश की है कौमी असम्बली में थ्रू स्पीकर कि हुकूमत फॉरेन पॉलिसी पर बहस करे, हुकूमत महंगाई पर बहस करे, हुकूमत दाखिला पॉलिसी पर बहस करे, हुकूमत मुख्तलिफ इशूज़ जो अपोजिशन लेके आ रही है इस पर बहस करे। लेकिन हम देखते हैं कि 5 अगस्त 2019 को एक हमारे हमसाये मुल्क में एक बहुत बड़ा उन्होंने एक फ़ैसला लिया मकबूजा कश्मीर के हवाले से। हमारी मुल्क की जितनी अपोजिशन पार्टीज़ थी वो सड़कों पर आई है,
कौमी असम्बली में रिकॉर्ड उठा के देख लेना, फॉरेन पॉलिसी के बारे में कितनी बहस इन्होंने कुछ ठोस दी हो तजवीज़ हुकूमत को कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये स्टेप उठाना चाहिए। वो जो कायमा कमेटी बराए खारजा अमूर है उसको उन्होंने क्या प्रपोजल दी होंगी कि जी कश्मीर कमेटी है, आपने उसको कितनी अहमियत दी है। हुकूमत की ज़्यादा ज़िम्मेदारी थी, मैं समझता हूँ कि चीज़ों को टैकल करती, और अपोजिशन की ये ज़िम्मेदारी बनती थी कि आवाम को दुरुस्त सिमत में रहनुमाई देती। सही, ठीक है। ये जो माहौल बन गया है, ये बदकिस्मती इसकी मैं ये यूँ समझता हूँ कि आम आदमी की जो कुव्वत ख़रीद थी वो उसके हाथ से छिन गई। ऐसा ही है, जिस वजह से बिजली का बिल उसके लिए मुश्किल हो गया, टेलीफोन का बिल उसके लिए मुश्किल हो गया, गैस का बिल उसके लिए मुश्किल हो गया, किचन आइटम्स जो थे वो उसको परचेज़ करना उसके लिए मुश्किल हो गया। और ख़ास तौर पर जो सैलरी तबका है, तनख्वाहदार तबका है, वो तो मतलब आप यूँ समझें कि चूँकि उसकी बिलो द लाइन चल रहा है वो उससे भी नीचे चला गया, उससे भी नीचे चला गया। अब कंट्रोल करने वाली क्या बात थी? हम छोटी सी बात करते हैं, एक दुकानदार है कोई चीज़ पे इतराज़ ना करे तो मैं उसको उसकी मेहरबानी समझूंगा। एक शख्स है मंडी से चीज़ लेके आता है, मार्केट में बेचता है, जितनी महंगी लेके आता है उतनी महंगी बेच देता है। ऐसा ही है, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो सर लास्ट मिनट है तो आपसे एक सवाल जानना चाहूँगी कि आप मौजूदा हुकूमत का खात्मा ही मुल्क के मसाइल का हल है? नहीं, इस मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ एक है कि पाकिस्तान में आने वाली हुकूमत, पाकिस्तान में बनने वाली असम्बली अपनी आइनी मुद्दत पूरी करे, और हुकूमत जो भी हुकूमत है वो आइन को सामने रखे और आइन से बाहर ना चले। ठीक है, चाहे उसे खुद नुकसान हो चाहे उसे फ़ायदा हो, वो आइन के सामने रख कर आइन के मुताबिक अपने आप को चलाए। और हुकूमत ने कहना कि हुकूमत तमाम पार्टी का मंशूर उठा के देख लें, दिल करता है कि इनको चूम चूम कर रखा जाए, इतना शानदार इनका मंशूर होता है। लेकिन जो ही हुकूमतें, ये पार्टीज़ हुकूमत में आ जाती हैं, सारा मंशूर उठाती हैं, ताक पे रखती हैं और उसके बाद कहती हैं कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपना जोश वाला जो खिताब तो हमारे सामने आ गया। अब देखते हैं कि 23 मार्च को जो इनका PDM का लॉन्ग मार्च है वो कितना कामयाब होता है और तहरीक अदम एतमाद नाकाम होती है या अपोजिशन के हक में जाती है, ये लेटर ऑन पता चलेगा। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार मुनीर अहमद साहब मौजूद थे। सर, आपके कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ। मानूर मेराज को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।